नमस्कार छात्रों, मैं सरोज कुशवाहा। आज मैं आपके नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण से क्लास 7 के लेसन नंबर 2 वर्ण विचार लेके आई हूँ। इसके पहले लेसन नंबर 1 मैं करा चुकी हूँ। लेसन नंबर 1 आपका भाषा और व्याकरण था और आज का है आपका दूसरा लेसन नंबर वर्ण विचार। चलिए हम देखेंगे वर्ण विचार कि वर्ण विचार क्या होता है। आइए देखते हैं। आपका ये बुक का पेज नंबर है 13। ध्वनि, वर्ण एवं लेखन व्यवस्था। ध्वनि क्या होता है, वर्ण क्या होता है और लेखन व्यवस्था उसके लिखा कैसे जाएगा, इसके विषय में हम देखेंगे। पहला टॉपिक है ध्वनि तथा वर्ण। देखिए बॉक्स में दिया हुआ है ध्वनि तथा वर्ण। चलिए देखते हैं हम। बच्चों, आप निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण कीजिए। जैसे दिया हुआ है शब्द आपके बोल के देखिए, अपने मुख से उच्चारित करके। आम, ऊन, ओस, इमली, ईख, गाय, घोड़ा, इस तरह से बोल के देखिए अपने मुख से। जब आप भाषा के शब्दों को बोलते हैं तो आपके शब्दों की रचना के बारे में क्या पता चलता है आपको? आपके नहीं है, वो मात्रा थोड़ा उसका मिट गया है। चलिए, जब आप भाषा के शब्दों को बोलते हैं तो आपको शब्दों की रचना के बारे में क्या पता चलता है? हमें पता चलता है कि इन शब्दों की रचना विभिन्न ध्वनियों के मेल से हुई है। जैसे अभी आपने बोला आम, तो आम शब्द की रचना आ प्लस म हलंत प्लस अ ध्वनि के मेल से हुई है। तथा जैसे ही आपने बोला गाय, तो गाय शब्द की रचना भी ग हलंत प्लस आ प्लस य हलंत प्लस अ ध्वनियों के मेल से हुई है। इस तरह से आपके शब्द बने हैं। इसका अर्थ हुआ कि हर भाषा में दो तरह की ध्वनियाँ होती हैं, स्वर तथा व्यंजन। देखिए, गाय में और आम में स्वर और व्यंजन ध्वनियाँ दोनों देखने को मिल रहा है आपको। यहाँ पे विच्छेद जो किया हुआ है आम का और गाय का, वहाँ कुछ ध्वनियाँ स्वर है तो कुछ ध्वनियाँ व्यंजन है, दोनों है। इस तरह से यह कहा जा सकता है कि मौखिक भाषा का आधार भाषा की ध्वनियाँ यानी फोन्स होती है। इन्हीं ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने के लिए कुछ चिन्ह बना लिए जाते हैं। जो आपके ध्वनियाँ दिखाई दे रही है आ या फिर म ग अ, ये सब जो दिया हुआ है, उन्हीं को लिखने के लिए जो चिन्ह बनाते हैं हम, उसी चिन्ह को हम वर्ड कहते हैं, अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। अतः देखिए, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वर्ण किसी ध्वनि का लिखित रूप है तो ध्वनि उस वर्ण का उच्चारित रूप, अर्थात जो आपके मुख से जो ध्वनि निकलती है वो जो है वो आपका उच्चारित रूप है, और वर्ण जो है वो लिखित रूप है, जो लिपि है। आगे देखते हैं। भाषाओं में ध्वनियाँ तो समान हो सकती हैं, पर उनके लिए बनाए गए वर्ण अलग अलग हो सकते हैं। इसमें बताया गया है कि भाषा में ध्वनि तो अलग अलग हो सकती है, समान हो सकती है लेकिन जो वर्ण बनाए गए हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। उदाहरण के लिए देवनागरी लिपि में ग, द, स वर्ण जिन ध्वनियों के व्यक्त करते हैं, रोमन लिपि में उनको जी, डी तथा यस वर्ण ध्वनियों को व्यक्त करते हैं। जैसे आपका हिंदी में जो आपका देवनागरी लिपि में जैसे ग, द वर्ण, स वर्ण दिया हुआ है, उसी तरह से जब इंग्लिश लिखेंगे, रोमन लिपि में, तो ग के लिए हम डी लिखेंगे और द के लिए डी और स के लिए एस। इस तरह का हम प्रयोग करते हैं बच्चों। आइए देखते हैं आगे क्या है हमारा।
ध्वनियाँ तथा उनका समान उच्चारण। अब प्रश्न उठता है कि ध्वनियों का उच्चारण कैसे किया जाता है। आप लोग तो जानते ही हैं कि ध्वनियों का उच्चारण मुख से किया जाता है। हाँ, मुख से ही ध्वनियों का उच्चारण करते हैं हम। वास्तव में बोलते समय फेफड़ों से आने वाली वायु को मुख के रास्ते से बाहर निकाला जाता है। जब भी हम बोलते हैं तो हमारे फेफड़ों पर दबाव पड़ता है और उनसे वायु हमारे मुख के रास्ते से बाहर निकल जाती है। फेफड़ों में दबाव पड़ता है तो मुख बंद करके नहीं बोल सकता। हाँ, हम मुंह बंद करके बोल नहीं सकते हैं। जब वायु मुख के रास्ते से बाहर निकलती है तो दो काम होते हैं। देखते हैं क्या क्या काम होते हैं जब मुख से बाहर वायु निकलती है। तो पहला क्या होता है, देखिए, कभी इस वायु को बिना किसी रुकावट या अवरोध के बाहर निकाला दिया जाता है। अर्थात जब भी हम मुख से हम कोई वर्ण बोलते हैं तो किसी बिना रुकावट, बिना अवरोध के ही हमारे मुख से ध्वनियाँ जो है बाहर निकल जाती है। और कभी बाहर निकलने वाली वायु के रास्ते में जीभ या निचला होठ द्वारा रुकावट पैदा की जाती है। अर्थात कभी कभी जब हम बोलेंगे तो हमारे जीभ, होठ, ये सब जो है उस पर चिपक के जाता है। होठ जो है दूसरे होठ से टकराता है। जीभ हमारा जो है तालू को टच करते हुए इस तरह से ध्वनि मुख से बाहर निकलती है। जैसे हम बोलते हैं प, जैसे हम बोलेंगे ट, तो मूर्धन्य को टच करते हुए जाता है। इस तरह से हमारी ध्वनियों का उच्चारण स्थान है ये। इस तरह से हम देख सकते हैं। आइए देखते हैं आगे। चलिए देखते हैं हम आगे। वायु के मार्ग में रुकावट पैदा करने वाले इन दोनों अंगों, जीभ तथा निचले होठ को उच्चारण अवयव कहते हैं, अर्थात उच्चारण स्थान कहते हैं। जब भी हम कोई वर्ड उच्चारित करते हैं बच्चों, तो हमारे फेफड़ों पे दबाव पड़ता है और उस दबाव के कारण जो वायु हमारे मुख नली से जो बाहर निकलती है, तो वो जो वायु है कभी कभी बिना रुकावट के ही बाहर निकल जाती है। और कभी कभी हमारे ओठ को ऊपर, नीचे का ओठ ऊपर के ओठ को टच करता है। कभी कभी जीभ जो है हमारे तालू को, इस तरह से कभी कभी कंठ पे दबाव पड़ता है। इस तरह के जो होते हैं प्रक्रिया, उसको हम उच्चारण स्थान कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या दिया हुआ है आपका? आगे दिया हुआ है स्वर तथा व्यंजन ध्वनियाँ। अब हम ये देखेंगे कि स्वर ध्वनियाँ क्या होती है। स्वर वे ध्वनियाँ होती है जिनके उच्चारण के समय मुख से बाहर निकलने वाली वायु के रास्ते में किसी भी प्रकार की रुकावट पैदा नहीं की जाती है। अर्थात जब भी हम उच्चारण करते हैं, अभी आपने देखा जब फेफड़ों पे दबाव पड़ता है तो जो वायु मुख के द्वारा बाहर निकलती है, तो जब वायु हम स्वर की उच्चारित करते हैं तो उसकी उच्चारित करते समय हमारे मुख में कोई रुकावट पैदा नहीं होती है। वो सीधे ही बाहर निकल जाती है बिना कहीं किसी भी मुख के पार्ट को बिना टच किए हुए ही स्वर ध्वनियाँ जो है मुख से सीधे बाहर निकल जाती है। जैसे बोल के देखिए कैसे, अ, ई, ए, ओ। देखिए आराम से जो स्वर ध्वनियाँ हैं वो आराम से हमारे मुख से बाहर निकल जाती है। आगे देखेंगे हम व्यंजन ध्वनियों के बारे में क्या बताया गया है। बच्चों ध्यान से देखिए। व्यंजन, परंतु यदि आप प या त का उच्चारण करेंगे तो पता चलेगा कि आपके उच्चारण के समय निचला होठ ऊपर की ओठ स्पर्श करता है और मुख से बाहर निकलने वाली वायु रास्ता पूरी तरह से रोक देता है। मतलब इसमें दिया हुआ है कि जब भी आप प या त इस तरह के जब वर्णों को उच्चारित करते हैं तो आपका जो है ये दोनों ओठों को टच करते हुए ये बाहर निकलता है और बाहर निकलने वाली वायु को ये रोक देता है। अंदर ही वो वायु रुक जाती है।
इस तरह के हम प और त ध्वनियों के उच्चारण करते हैं तो होता है। बाद में जब होंठ नीचे आता है तो तब वायु बाहर निकलती है, अर्थात देखिए बोल के प, तो जब प चिपका हुआ रहेगा तो नहीं वायु बाहर निकलेगी, जब खुलेगा तो होंठ तो बाहर निकलती है वायु। इस तरह से त के उच्चारण में जीभ की नोक ऊपर से दांतों को स्पर्श करते हुए वायु का रास्ता रोकती है। उच्चारण कीजिए जैसे, चलिए देखते हैं आगे। इस तरह का होता है जब हम त को उच्चारण करते हैं तो जीभ की नोक जो है हमारे दांतों को स्पर्श करते हुए वायु को रास्ता को रोकती है। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि व्यंजन वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में उच्चारण और जीभ या होंठ मुख के विभिन्न स्थानों पर वायु के रास्ते में रुकावट या अवरोध पैदा करते हैं। जिस तरह से अभी दिया हुआ था, स्वर स्वतंत्र है, उस आसानी से मुख से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जब मुख से वायु बाहर व्यंजन की उच्चारण करते हैं तो वायु जो है हमारे मुख के विभिन्न अंगों को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, टच करते हुए, तो ये रुकावट पैदा करती है, इसको हम व्यंजन बोलते हैं। इसके अलावा यह भी ध्यान रखिए कि अलग से स्वतंत्र रूप से व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से नहीं किया जा सकता है। आप प, पा, पी, पी, पू, पू, पे, पै, पो आदि तो बोल सकते हैं, पर स्वर रहित प अलग से नहीं बोल सकते हैं। अर्थात जब स्वर व्यंजन में जब हम स्वर को लगा के स्वर की मात्राएं लगाकर उच्चारित करेंगे तो तब हम बोल सकते हैं आसानी से। लेकिन अगर जो सिर्फ व्यंजन अर्थात सिर्फ प रहेगा, प पे हलंत रहेगा, तो उस तरह के व्यंजन को हम आसानी से नहीं बोल सकते हैं। ऐसा होता है व्यंजन का रूल हमारे। आगे चलते हैं। चलिए आइए देखते हैं आगे आपका। आगे आपका टॉपिक है, देखिए वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है? अभी आपने देखा स्वर और व्यंजन, और स्वर और व्यंजन को व्यवस्थित रूप से रखने के लिए, लिखने के लिए जो लिखा गया है सही क्रम से, उसी को हम वर्णमाला कहते हैं। देखिए किताब में क्या दिया हुआ है आपका, वर्णमाला का डेफिनेशन हम पढ़ेंगे कि वर्ण क्या होता है और वर्णमाला क्या होता है। अब आप समझ गए होंगे कि स्वर तथा व्यंजन ध्वनियों का संबंध उच्चारित या मौखिक भाषा होता है। इन्हीं ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने के लिए प्रत्येक भाषा में कुछ लिपि चिन्ह बनाए गए हैं। अतः हम कह सकते हैं कि हिंदी में जिन ध्वनियों को क हलंत, त हलंत तथा प हलंत वर्णों से लिखकर दिखाते हैं, अंग्रेजी में इन्हीं के लिए के, टी, पी वर्णों का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं। जब हम हिंदी में क हलंत, त हलंत, प हलंत, अर्थात हलंत इसलिए इस पे लगा है क्योंकि व्यंजन का हम शुद्ध रूप बनाने के लिए ही हलंत लगाते हैं। हलंत नहीं लगेगा तो उसमें स्वर का रहेगा मिश्रण, इसलिए व्यंजन को शुद्ध करने के लिए हम हलंत का प्रयोग करते हैं। शुद्ध व्यंजन लिखेंगे तो हम हलंत लिखेंगे ही लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा क दिया हुआ है, क पे हलंत, तो ये शुद्ध क है हमारा, इसको व्यंजन कह सकते हैं। आइए देखते हैं। जिस तरह से हम हिंदी में क, त, प लिखते हैं, उसी तरह से इंग्लिश में हम अंग्रेजी में के, टी, पी का प्रयोग करते हैं। इनको वर्ड कहते हैं। उच्चारित ध्वनियों को लिखित रूप प्रस्तुत करने के लिए जिन लिपि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो वर्ण कहलाते हैं। अर्थात हमारा जो क, त, प जो है हमारा हिंदी का लिपि चिन्ह है, और के, टी, पी जो है आपका ये रोमन के लिपि चिन्ह है। इस तरह का जो ये लिपि चिन्ह है इसको हम बनाए हैं अपना लिखित रूप देने के लिए, इन वर्णों को बनाए हैं। चलिए आगे देखते हैं। वर्णमाला।
वर्णमाला क्या होता है? जिस तरह अनेक फूलों को एक स्थान पर रखकर तथा एक धागे में पिरोकर माला बनाई जाती है, उसी तरह से प्रत्येक लिपि के वर्णों को एक साथ एक स्थान पर रखकर अध्ययन किया जाता है, इसे ही वर्णमाला कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि जब भी आप माला बनाते हैं तो फूलों को धागे में किस तरह से आप पिरोते हैं, गूंथते हैं, उसी तरह से वर्णमाला को भी हम उसको उचित स्थान देने के लिए हम सही क्रम से जो लिखते हैं, रखते हैं, उसी को हम वर्णमाला कहते हैं। आइए इधर देखते हैं क्या दिया है, इसकी परिभाषा क्या है वर्णमाला की। देखिए यहाँ दिया हुआ है आपका पीले रंग के पट्टी में आपका वर्णमाला का परिभाषा दिया हुआ है। बच्चों देखिए, सभी स्वर तथा व्यंजन ध्वनियों के वर्णों को जब एक क्रमबद्ध तरीके से एक साथ स्थान पर रख कर दिखाया जाता है तो समस्त वर्णों का वह समूह वर्णमाला कहलाता है। देखिए, जब भी स्वर तथा व्यंजन ध्वनियों को क्रमबद्ध तरीके से हम उनके स्थान पर रख कर दिखाते हैं तो वही समूह, उनका समूह जो होता है वही वर्णमाला कहलाता है। हम यहाँ पे देख रहे होंगे एक तालिका दिया हुआ है हिंदी वर्णमाला की। देखिए, ये भूरे रंग का जो है आपका तालिका दिया हुआ है, उस तालिके में हम देखेंगे कि क्या क्रम होता है वर्णमाला का, सही तरीका उनको लिखने का। तो देखिए, सबसे पहले वर्णमाला के क्रम में आपका स्वर आते हैं। स्वर में आते हैं आपके अ, आ, छोटी बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इस तरह के आपके स्वर में आते हैं। स्वर के ठीक नीचे हम पहले अनुस्वार लिखेंगे। अनुस्वार में अंग अर्थात उसका चिन्ह होता है स्लीपिंग लाइन के ऊपर एक डॉट, ये जो होता है आपका अनुस्वार का चिन्ह होता है। चलिए देखते हैं। अनुस्वार के ठीक नीचे विसर्ग आता है वर्णमाला में, अर्थात स्वर, फिर अनुस्वार, फिर विसर्ग। तो विसर्ग के लिए हम अह जो है, अह का आपका चिन्ह होता है डबल डॉट, एक ऊपर और एक नीचे, इसको अनुस्वार बोलते हैं। और इसके बाद से वर्णमाला के क्रम में आपका विसर्ग के नीचे आगत स्वर आता है। आगत स्वर में आया हुआ आपका एक ही है जो आ है। आ के ऊपर चंद्र बिंदु की तरह से जो बनाया हुआ है वो चंद्र बिंदु तो नहीं है क्योंकि उसमें डॉट नहीं है, इसीलिए वो आगत स्वर है, जैसे डॉक्टर पे लिखा रहता है इस तरह से। अनुनासिक, आगत के बाद से अनुनासिक आते हैं। अनुनासिक हमारे हिंदी के हैं, व्यंजन हैं वो अपने बनाए हुए, जिनको हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं। देखिए दिया हुआ है आपके अनुनासिक, अ के ऊपर दिया हुआ है चंद्रमा के जैसे निशान जो दिखाई दे रहा है वही अनुनासिक है आपका। आ के ऊपर भी है छोटी ई, बड़ी जिस पे मात्रा होती है उस पे चंद्रमा की तरह नहीं लिखते हैं, उसमें सिर्फ एक मात्रा के पीछे एक डॉट दिखा देते हैं। ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ में भी देखिए उसके सिरोरेख पे मात्रा का चिन्ह लगा हुआ है, तो वहाँ पे हम चंद्र बिंदु न लिख के वहाँ पे सिर्फ एक डॉट दिखा देते हैं। ओ में भी वैसे ही, औ में भी उसी तरह से हम उसका प्रयोग करते हैं। आगे देखेंगे हम। इस तरह से आपका स्वर, अनुस्वार, विसर्ग, आगत और अनुनासिक, इस तरह से इनका क्रम हुआ। अब व्यंजन का हम क्रम देखेंगे कैसे होता है वर्णमाला में। चलिए, व्यंजन वर्ण कैसे होते हैं। पहले व्यंजन वर्णों में आता है आपका क वर्ग। क वर्ग में आपका क से लेकर अंग तक के वर्ण आते हैं। और दूसरा आता है च वर्ग। च वर्ग हमारा च से लेकर के यहाँ तक आते हैं व्यंजन। उसी तरह से ट वर्ग में हमारा ट से लेकर ढ तक आते हैं, ण तक। इसी तरह से त वर्ग में त से लेकर न तक और प वर्ग में प से लेकर के म तक आते हैं।
अर्थात ये क च ट त प का एक बनता है क्रम, जो वर्गों का प्रथम वर्ण है, उन्हीं से ये गिना जाता है। ये स्पर्श व्यंजन के रूप में जाने जाते हैं, क से लेकर के म तक, जिनका पहला वर्ण है क च ट त प, ये वर्गों के प्रथम वर्ण है। इन्हीं से वर्ग निर्धारित होते हैं, प्रथम वर्ण से ही। अब आगे देखेंगे, ये टोटल जो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं क से लेकर म तक, ये 25 होते हैं और प्रत्येक वर्ग में 5-5 लेटर होती है, इसलिए एक वर्ग के आकार में बन जाता है, इसलिए इनको वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हमारा आगे है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या है? य, र, ल, व, ये जो है आपके अंतस्थ व्यंजन है। इनको हम अर्धस्वर भी कहते हैं। आगे चलिए, उष्म है। उष्म का मीनिंग होता है आपका गर्म। जिन व्यंजनों को उच्चारित करते समय हमारा मुख में घर्षण उत्पन्न होता है इन व्यंजनों को, और गर्माहट होती है, इसीलिए हम इनको उष्म व्यंजन कहते हैं। तो उष्म का स, तालव्य स, मूर्धन्य स और दंती स और ह, ये जो है आपके हैं उष्म व्यंजन। और आगत व्यंजन क्या होता है? उधर आप लोगों ने देखा होगा, आगत स्वर जो है अ के ऊपर चंद्रमा की तरह बस निशान लगा है, उसमें डोट नहीं, वो आगत स्वर में आते हैं। और आगत व्यंजन में ज पे हलंत और नीचे जो डोट दिया गया है उसको नुक्ता बोलते हैं। और फ पे हलंत है और नीचे जो डोट दिया गया है उसको नुक्ता बोलते हैं। तो ज और फ जो है आगत व्यंजन है। उसको उच्चारित करते समय भी ऐसे ज फ ऐसे नहीं बोलेंगे, ज फ ऐसे हम उच्चारित करेंगे उनको, मुख पे अपने दबाव डालते हुए। चलिए, ये रहे आपके वर्णमाला के शुद्ध क्रम कि कैसे क्रम होता है वर्णमाला का। यही सही क्रम है बच्चों। ऐसा नहीं कि बस स्वर और व्यंजन लिख दिए तो वर्णमाला बन जाएगा, नहीं। स्वर आएगा, फिर अनुस्वार, फिर विसर्ग, फिर आगत, इसके बाद से आएगा अनुनासिक, फिर व्यंजन में वर्गीय व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, उसके बाद से आपके आ जाएंगे आगत व्यंजन। ये है आपके वर्णमाला के क्रम। चलिए बच्चों, अब आगे हम देखेंगे कि और क्या दिया हुआ है आपके लेसन नंबर 2 में। आइए, अब देखिए हमारा टॉपिक है स्वरों के लिए 2 तरह के वर्ण, अर्थात स्वर के लिए कैसे कैसे वर्ण दिए गए हैं, 2 तरह के वर्ण दिए गए हैं। हमारी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं। टोटल कितने स्वर है वर्णमाला में? 11। और ये सभी स्वर शब्दों में स्वतंत्र रूप से भी बोले जाते हैं। हाँ, ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं और व्यंजनों के साथ मिलाकर भी बोले जाते हैं। अर्थात इनको हम स्वतंत्र रूप से भी बोल सकते हैं और व्यंजनों के साथ मिला के भी बोल सकते हैं। जैसे देखिए उदाहरण दिया हुआ है, ईख, ऊन, अनार, आग, ओस आदि शब्द में ई, ऊ, अ, आ, ओ स्वतंत्र रूप में भी बोले जाते हैं, लेकिन किसान, दुकान, काला आदि शब्दों में स्वरों को व्यंजनों के साथ मिलाकर बोले जाते हैं। किसान शब्द क प्लस ई प्लस स प्लस आ प्लस न प्लस अ स्वर व्यंजन ध्वनियों के योग से बनते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पर हम बोलते समय स्वर तथा व्यंजन ध्वनियों को मिलाकर ही बोलते हैं। हिंदी ही नहीं, संसार की सभी भाषाओं में स्वरों और व्यंजन को मिलाकर ही बोला जाता है, परंतु हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं में स्वर और व्यंजन को अलग अलग लिखकर दिखाया जाता है। और अंग्रेजी में जैसे देखिए दिया हुआ है, पुट शब्द के उच्चारण में अंग्रेजी भाषा में भाषी पू ही बोलता है, पर लिखते समय पी व्यंजन को अलग तथा यू को अलग लिखता है।
हिंदी भाषा में इस ढंग के विचार किया गया कि जिस तरह से स्वर और व्यंजन को मिलाकर बोलते हैं उसी तरह से उनको मिलाकर हम लिखते भी हैं। इसलिए मिलाकर लिखे जाने के लिए सभी स्वर वर्णों को अलग चिन्ह बनाए गए हैं। अर्थात अभी देखा आपने कि अंग्रेजी में जो हमारा रोमन लिपि में है स्वर और व्यंजन दो अलग अलग हैं, तो उनको बोलते समय तो एक में हम बोलेंगे, लेकिन लिखते समय में स्वर और व्यंजन को अलग अलग करके लिखते हैं। लेकिन हिंदी में देखिए बच्चों, हिंदी में जो है जिस तरह से हम व्यंजन को बोलते हैं ठीक उसी तरह से हम मिलाकर लिखते भी हैं। आगे देखिए क्या दिया हुआ है। व्यंजन के साथ मिलाकर लिखे जाने के लिए हम बनाए गए स्वर वर्ण ही मात्रा वर्ण या मात्रा चिन्ह कहते हैं। अर्थात जो व्यंजन के साथ हम मिलाते हैं जब स्वर को, तो उसके लिए जो चिन्ह हम लगाते हैं, जो चिन्ह बनाए गए हैं उनको हम मात्रा चिन्ह कहते हैं। देखिए इधर मात्रा चिन्ह के उदाहरण दिया हुआ है तालिका में। मात्रा चिन्ह क्या होता है, कैसा होता है, देखिए हमारा यहाँ पे दिया हुआ है मात्रा चिन्ह स प्लस अ इक्वल टू स। इसी तरह से आ वर्ण स का कोई मात्रा नहीं होता है, स ऐसे ही छुप जाता है व्यंजन में। स नहीं अ व्यंजन किसी व्यंजन में ही छुपा रहता है, क्योंकि उसके नीचे हम हलंत नहीं लगा के ऐसे ही लिखते हैं, तो वो हमेशा रहता है, हर व्यंजन में रहता है अ। और आ के लिए मात्रा चिन्ह बनाया गया है। देखिए मात्रा चिन्ह इधर मात्रा वाला कॉलम में जाएंगे, हम देखेंगे एक स्टैंडिंग लाइन, उस पर छोटा सा सिरोरेख बनाया गया है। यही है आपका आ का मात्रा चिन्ह। जैसे स प्लस आ लिखना हो, सा लिखना हो, तो हम स पे आ का ये मात्रा चिन्ह लगाएंगे। उसी तरह से जब सी लिखनी हो तो ये सी ई की मात्रा चिन्ह लगाएंगे, छोटी ई की फिर बड़ी ई की, ऐसे ही हम इसी तरह से री का भी देखिए तालिका में री के लिए देखिए स के नीचे छोटा सा ट की तरह बनाया हुआ जो है वो री की मात्रा स में, स का जो पीछे वाला रेखा है उसमें स्टैंडिंग लाइन का। चलिए आगे देखते हैं। इसी तरह से आपका बना है स सी सी सु सु श्री से सय सो सौ, इस तरह से आपका बना है। मात्रा चिन्ह का इस तरह से प्रयोग करके उच्चारित करेंगे हम। आगे देखिए बच्चों, अब र के लिए क्या दिया हुआ है, र प्लस उ की स्थिति अन्य व्यंजनों से भिन्न है। जैसे उ, छोटा उ और बड़ा उ की मात्रा र व्यंजन में वर्णों के नीचे न लगाकर उस प्रकार लगती है। देखिए र में किस तरह से स्वर लगते हैं, र के पेट में जो लगते हैं छोटा उ और बड़ा उ के मात्रा, बस फर्क इतना है कि जो छोटा उ का मात्रा लगा है देखिए उसको ध्यान से, वो र में बिल्कुल चिपका हुआ है, और जो बड़ा उ का मात्रा है उसमें राउंड शेप जैसे दिख रहा होगा आपको, इस तरह से रूल लिखा जाता है आपका। उ का मात्रा लगाते हैं र में, र के लिए अलग नियम होता है। बाकी का व्यंजन जो है हम आसानी से उसके पीछे सिर के ऊपर जो भी जैसे भी लगा सकते हैं, लेकिन र के हमेशा पेट में उसके बीचों बीच में हम इस व्यंजन को लगाते हैं। चलिए बस बच्चों, आज का क्लास बस इतना ही। ये लेसन 2 आपका काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके लूँगी ताकि आराम आराम से आपको समझा सकूँ और बता सकूँ आपको। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कमेंट और शेयर करें। आप लोग कमेंट कुछ किया कीजिए, जब भी वीडियो देखें कुछ न कुछ आपको डाउट हो वहाँ पे आप लिख करके कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं जब नेक्स्ट क्लास लूँगी तो उसमें मैं आपको बता दूँगी, आपकी डाउट क्लियर कर दूँगी। चलिए धन्यवाद।